ज्वाइन कर लिया भाई। आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐप पर भी शो हो रही होगी क्लास, और यूट्यूब पे भी शो हो रही होगी। आज की जो क्लास है, ये अपन जो 3-4 दिन पढ़ेंगे, वो यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगस्त तंत्र का जो पूरा सब्जेक्ट है वो यही सुश्रुत कल्प स्थान से। पीजी या मेडिकल ऑफिसर एग्जाम के हिसाब से सोचें तो सुश्रुत संहिता का कल्प स्थान है, जिसमें 8 चैप्टर हैं। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। बेसिकली चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का 23 नंबर का चैप्टर, और सुश्रुत संहिता के 1 से 8 के जो कल्प स्थान के चैप्टर है, उससे मेजर पोर्शन कवर होता है अगस्त तंत्र का, चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी हो। ठीक, अब ये वाला जो पेज है, ये आपके एपीजीटी वाले जो मॉड्यूल्स हैं, जिनकी हार्ड कॉपीज होगी आपके पास में, उससे लिया हुआ है। 3rd नंबर मॉड्यूल जो उसका 100 नंबर का पेज है ये। तो ये बेसिक्स है टॉक्सिकोलॉजी, अगस्त तंत्र या विषगर वैरोधिक प्रशमन। अगध का क्या अर्थ है? देखो, गध मतलब रोग, तो अगध का मतलब मेडिसिन, जो रोग का अपोजिट। पर्याय की बात करें, चारक ने इसको विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा, सुश्रुत ने अगध तंत्र कहा, वाग्भट दृष्टा चिकित्सा बोलता है, और कौटिल्य अर्थशास्त्र एक किताब है। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो मौर्यकालीन युग की किताब है, मतलब ईसा मसीह से 200-300 साल पहले की। तो उसके अंदर उसके राइटर की अगर बात करें, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कुछ लोग बोलते हैं कि ये चाणक्य की लिखी हुई किताब है, कुछ लोग बोलते हैं कौटिल्य की लिखी हुई है, कुछ लोग बोलते हैं विष्णुगुप्त की लिखी हुई है, ऐसे नाम आते हैं, है ना। कुछ बोलते हैं वात्स्यायन की लिखी हुई है, वात्स्यायन। ठीक है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र ने इसको जांगुली कहा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी आयुर्वेद संबंधित ज्ञान मिलता है, जैसे उसमें पशु चिकित्सक के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, वैद्य के लिए पर्टिकुलर वर्ड है, तो वो हिस्ट्री का पॉइंट है, उसमें नहीं जाएंगे अपन। अन्य पर्याय विष के, विष को श्वेड, गद, कलाकुल, गरल, भूगर, गर, कालकल्प कहते हैं। ठीक, और विष की उत्पत्ति अग्नि महाभूत से मानी गई है। उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात, क्योंकि विष जो है वो उसकी योनि जल, यानी विष जहां से उत्पन्न हुआ है वो जल महाभूत। लेकिन विष के लिए चरक बोलते हैं एक शब्द पावकोपमम। पावक मतलब अग्नि। तो समुद्र मंथन में मिला और अमृत से पहले विष मिला था, इसलिए विष की योनि, योनि मतलब उत्पादक, जल है। और तेज महाभूत जो है इसके पंचभूतात्मक जो इसका कंपोजिशन है उसमें डोमिनेट करता है, मतलब उल्वणता अग्नि महाभूत की। पौराणिक कथाओं की बात करें तो चरक बोलते हैं कि समुद्र मंथन चल रहा था, मतलब देवता और दानव दोनों ही अमृत की तलाश में पूरे समुद्र में खोज रहे थे समुद्र को। तो जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए अमृत के साथ में, उससे पहले विष मिला था, और वो दिखने में बड़ा ही विकराल था, और उसको देख के और लोग डिप्रेशन में आ गए, जो देवता है दानव वो डर गए, तो सब विषादित हो गए, डिप्रेस्ड हो गए। जिसने विषादित किया वो द्रव्य विष कहलाए, इसलिए ये विष शब्द की निरुक्ति समझ लो आप इसे। सुश्रुत संहिता कहती है कि सृष्टि उत्पत्ति के समय कोई एक राक्षस था, सॉरी, वो ब्रह्मा जी को बड़ा परेशान कर रहा था। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने विष उत्पत्ति कर दी। और वैसे दूसरे हिसाब से सोचा जाए तो पौराणिक जो हिंदू मान्यता है उसके अनुसार सभी देवता दानव जो भी जीवित जीव है वो सभी ब्रह्मा की संतान। ठीक, भागवत गीता क्या कहती है कि भगवान शिव जब विष पान कर रहे थे तो कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई गलती से, और जमीन पर गिरने से
स्थावर और जांगम विष उत्पन्न हो गया। मतलब विषैले जानवर, जीव जंतु, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स ये बने और विषैले पेड़ पौधे बने। वर्णन की बात करें कि किस जगह पर विष से संबंधित वर्णन मिलता है, तो देखो चरक संहिता में विष का वर्णन चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय, और चरक संहिता चिकित्सा 23 में जो डिटेल है वो सुश्रुत के 8 कल्प स्थान के चैप्टर का सारा कुछ समराइज है। मतलब चरक ने सुश्रुत के कंपेयर में कम डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया विष तंत्र का, अगत तंत्र का, एक ही चैप्टर में बताया। हालांकि वो चैप्टर बड़ा है। कुछ रही बातें उन्होंने मदात्म में बता दी 24 में। मध्य भी एक तरह का है, मृदु विष। तो चरक चिकित्सा 23 जो है उसमें विष संबंधी वर्णन मिलता है, अगत तंत्र संबंधित वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता का संपूर्ण कल्प स्थान मतलब 1 से लेकर 8 चैप्टर ये अगत तंत्र से संबंधित। अष्टांग हृदय में उत्तर स्थान के 35 से लेकर 38 चैप्टर तक सारी डिटेल अगत तंत्र की, और अष्टांग संग्रह में उत्तर स्थान के 40 नंबर के चैप्टर से लेकर 48 तक सारी डिटेल अगत तंत्र की या दृष्टा चिकित्सा। चरक ने इसको विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा, सुश्रुत इसको अगत तंत्र कहते हैं। और वाग्भट का आप कुछ लोग याद होगा अष्टांग आयुर्वेद का, उसमें आप पढ़ते हैं काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा। तो दृष्टा मतलब ये दांत के अर्थ में विषैले दांत के उसने अगत तंत्र को दृष्टा चिकित्सा का। ठीक, अष्टांग आयुर्वेद का पार्ट है। चरक सुश्रुत वाग्भट सबने माना है। सुश्रुत संहिता में जो भी अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे कल्प स्थान का, उसका नाम है अन्नपान रक्षा। चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में अन्नपान नाम से एक एक चैप्टर है। चरक संहिता में सूत्र स्थान का 27वां चैप्टर अन्नपान नाम से है, और सुश्रुत में सूत्र का अंतिम अध्याय 46 नंबर का चैप्टर अन्नपान नाम से। लेकिन यहाँ रक्षा शब्द एडिशनली है। तो रक्षा किससे? विष। तो सुश्रुत संहिता कल्प स्थान का पहला अध्याय अन्नपान रक्षा अध्याय। पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है, नेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अन्नपान अध्याय है सुश्रुत सूत्र 46, चरक सूत्र 27, अन्नपान रक्षा अध्याय है सुश्रुत कल्प पहला चैप्टर। ठीक है, अभी अपन अब जब आगे पढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा विष कन्या। विष कन्या क्या है थोड़ा सा सुन लो। पहले क्या करते थे, किसी बच्ची का जन्म हुआ और मान लो कि उसके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं कि इसको विष कन्या बनाना, तो उसको बचपन से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देते रहते थे ताकि उसमें ओक सातम में हो जाए। धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो इस पॉइजनिंग सब्सटेंस को एडेप्ट कर लेता था, और अब उस कन्या जब वो बड़ी हो जाती थी 18-20 साल की, तो उसके शरीर में विष का प्रभाव दिखता था। मतलब कि उसका शरीर एक विषैले जानवर की तरह काम करता था, विषैले जीव की तरह काम करता था। जैसे किसी वनस्पति को छू लिया तो वो मुरझा गई, कोई कीड़े मकोड़े हैं वो उसके टच हो गए तो वो मर गए, इस तरह का वर्णन मिलता है। लेकिन सुश्रुत संहिता में केवल विष कन्या शब्द आता है। विष कन्या कैसे बनाते हैं, उसका कैसे उसका पर्पज क्या है उसको बनाने का, ये सारी डिटेल जो है वो वाग्भट अष्टांग संग्रह में मिलती है। तो पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न है कि विष कन्या का सर्वप्रथम विष कन्या शब्द कहाँ आता है? सुश्रुत संहिता। विष कन्या के संदर्भ में डिटेल डिस्क्रिप्शन विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? वाग्भट अष्टांग संग्रह। और अष्टांग संग्रह तो 40 से 48 चैप्टर, हृदय 35 से 38 चैप्टर में अगत तंत्र का वर्णन करता है। तो ये सारी चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं, और इसके जस्ट पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स है वो जरूर देखना चाहिए। चरक संहिता में विष के 10 गुण बताए और सुश्रुत में भी 10 बताए। 9 तो लगभग सेम है, 10वां चेंज है। अनिर्दिष्ट रस बोलता है, या इसी को अव्यक्त रस कहता है। वो अनिर्दिष्ट रस या अव्यक्त रस बोलता है। ठीक है,
अनिर्दिष्ट ऑब्लिक अव्यक्त रस। यूट्यूब वाली स्ट्रीम बराबर चल रही है ना भाई? पता कैसे चलेगा? अच्छा ओके, यूट्यूब वाली शुरू ही नहीं हुई थी यार। अभी चल रही होगी मेरे हिसाब से। अभी है ना। चलिए अब बात सुनेंगे ध्यान से। तो अष्टांग आयुर्वेद का एक अंग है, अगत तंत्र या विष तंत्र। और आचार्य चरक ने इसको विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा, आचार्य सुश्रुत अगत तंत्र कहते हैं, और वाग्भट ने इसको दृष्टा चिकित्सा कहा, और जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है उसने इसको जांगुली कहा। ठीक। गद मतलब रोग, तो अगध मतलब रोग का अपोजिट मतलब चिकित्सा। विष के अन्य पर्याय स्वेद, गद, कलाकुल, गरल, भूगर, गर और कालकल। ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये अपना मॉड्यूल का पेज है, अभी अपन शुरू करेंगे चैप्टर टू चैप्टर, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। विष की उत्पत्ति, विष की उत्पत्ति के संदर्भ में समुद्र मंथन का वर्णन आता है कि समुद्र मंथन में देवता और दानव दोनों जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो अमृत के लिए, तो अमृत उत्पत्ति से पहले विष मिला हुआ, और विष का जो स्वरूप था वो बहुत डरावना था, सब लोग डर गए थे उससे। तो जो सबको डराता है, मतलब जिसके डराने सब विषादित हो गए, डिप्रेशन में चले गए, तो जिसने सबको विषादित किया वो विष कहलाया, इसलिए इसको विष कहते हैं। चरक कहते हैं समुद्र मंथन से विष की उत्पत्ति। सुश्रुत कहते हैं सृष्टि उत्पत्ति के समय एक कोई राक्षस था, वो ब्रह्मा जी को परेशान कर रहा था, उनको गुस्सा आया और उन्होंने विष बना दिया। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि जो भगवान शिव हलाल विष का पान कर रहे थे उस टाइम कुछ बूंदे नीचे गिर गई जमीन पे, तो वहां पर जो जीव है वो उससे उत्पन्न हुए, उस विष से वो विषैले जीव थे, और कुछ पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, वो विषैले पेड़ पौधे थे, मतलब स्थावर और जांगम विष की उत्पत्ति हुई। चरक संहिता में विष संबंधित वर्णन चिकित्सा स्थान के 23 नंबर के चैप्टर में आता है। हालांकि 24 मदात्य में भी कुछ वर्णन दिया हुआ है विष से संबंधित, और वैसे भी मध्य एक प्रकार का मृदु विष। सुश्रुत संहिता का पूरा कल्प स्थान चैप्टर 1 से लेकर 8 तक अगत तंत्र को समर्पित है, और इन 8 चैप्टर में जो चरक ने सुश्रुत ने बताया उसको चरक ने एक ही चैप्टर में कंक्लूड किया, 23 चिकित्सा वाले। ठीक। अष्टांग संग्रह में उत्तर तंत्र का चैप्टर 40 से लेकर 48 तक, इन चैप्टर्स में दृष्टा चिकित्सा या अगत तंत्र का वर्णन है। और अष्टांग ये तंत्र लिखा हुआ है, यहाँ स्थान कर लेना, उत्तर स्थान है, सुश्रुत में है ओनली उत्तर तंत्र। तो अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान में 40 से 48, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का 35 से 38 चैप्टर जो है वो दृष्टा चिकित्सा को समर्पित। दृष्टा बोला है वाग्भट ने अगत तंत्र। विष के गुण की बात करें, चरक ने 10 बताए, सुश्रुत ने भी 10 बताए, 9 तो लगभग सेम है, लेकिन लास्ट वाला चेंज। चरक ने 9 प्लस 10वां गुण बताया अनिर्दिष्ट रस या अव्यक्त रस, जबकि सुश्रुत ने 9 प्लस 10वां बताया अपाकी विष का गुण। अष्टांग हृदय ने दोनों की बात रख ली, 9 प्लस अव्यक्त रस अपाकी मिला के और 11 मान ली। तो वाग्भट ने ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि जो संग्रह है उन्होंने तो फॉलो कर लिया चरक को, उन्होंने 9 प्लस अव्यक्त रस कह दिया। अगर प्रश्न आता कि वाग्भट के अनुसार विष के गुण, तो 11, 9 तो चरक सुश्रुत वाले, और 10वां और 11वां दोनों का एक एक उठा लिया, अव्यक्त रस और अविपाक। ठीक है। शारंगर के अनुसार विष के 8 गुण है, सारे याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसने विष के गुणों में कुछ स्पेसिफिक शब्द यूज किए, जैसे विष जीवित हरम है, मतलब जीवन को नष्ट करने वाला।
छेदी है मतलब शरीर को काटने वाला। योगवाही। अब पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जीवितर छेदी योगवाही है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। विष के गुण, पिपली के गुण, लवण के गुण, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जीवित हर छेदी योगवाही ये शारंगर के 8 विष के गुणों में बताए हुए गुण है। ठीक। एक शब्द आता है विष संकट, मतलब कैजुअलिटी है पॉइजनिंग की वजह से, तो उसको वर्णन वाग्भट ने किया उसका, और उसने उसके लिए एक शब्द लिखा सतस्य को अत्र जीवित। विष संकट की स्थिति में 100 में से कोई एक ही बचता है, ऐसा वाग्भट कहता है। विष संकट क्या होता है सुन लीजिए। मान लेते हैं कि पैतृक प्रकृति का आदमी है और शरद ऋतु चल रही है, मध्याह्न का समय, ठीक, और गोनस या मंडली सर्प जिसको कहते हैं, जिससे पित्त प्रकोप होता है, काट लिया। अब सारी की सारी चीजें विष के फेवर में। विष उष्ण है, ये पैतृक प्रकृति। शरद ऋतु उष्ण है, ये पैतृक प्रकृति का। मध्याह्न पित्त प्रकोप का काल है। बोनस या मंडली सर्प के विष से पित्त का प्रकोप होता है। मतलब ऐसी कंडीशन बन जाना जिसमें सारी चीजें विष के फैलने को प्रमोट करती, उस कंडीशन को विष संकट कहते हैं। और 100 में से कोई एक बचता है, ऐसा वाग्भट कहते हैं। ये टुकड़ा आता है एग्जाम में, सतस्य को अत्र जीवति। अब तो शायद जो यूजी वाले बच्चे हैं उनके भी एमसीक्यूज आते हैं, तो ये ऐसा टुकड़ा आ जाएगा किस संदर्भ में कहा है, तो विष संकट के संदर्भ। नेक्स्ट, विष के वेग। चरक 8 सुश्रुत 7। वेग का मतलब है टाइम के साथ में विष जो है उसका प्रभाव शरीर पर बढ़ता है, उसकी गंभीरता बढ़ती। आयुर्वेद कहता है कि एक धातु से दूसरी धातु में पहुंचने में विष को कुछ समय लगता है। तो पहले जो प्रथम वेग आएगा उसमें विष जो है, जांगम विष की बात करें तब तो रक्त में जाएगा, क्योंकि जो भी जीव काटेगा वो सबसे पहले विष को इंसर्ट करेगा ब्लड में। तो जो एक धातु से दूसरी धातु में जाने में जो समय लगता है, अब दूसरी धातु में जाने के बाद में उसके सिम्टम जो है वो वेरी करते हैं, तो उनको वेग कहते हैं। तो विष के वेग चरक के 8, सुश्रुत के 7। विष के भेद, स्थावर और जांगम, ये मोस्ट फेमस है चरक सुश्रुत, लेकिन वाग्भट ने इसके 3 भेद किए और तीसरा उन्होंने बोला कृत्रिम। स्थावर, जांगम और कृत्रिम। ठीक। विष कन्या सर्वप्रथम नाम उल्लेख सुश्रुत में और विस्तृत वर्णन अष्टांग संग्रह। स्थावर विष की संख्या, अब बात आती है काम की, संख्या वगैरह सब बाद में, पहले स्थावर और जांगम विष के अधिष्ठान। देखो, विष के अधिष्ठान के संदर्भ में चरक ने कुछ क्लियर नहीं किया, न तो भेद के मतलब जो विष के स्थावर और जांगम के भेद के बारे में भी कुछ नहीं बोला, न इनके अधिष्ठान के बारे में कुछ बोला। उसने एक सिंपल लाइन लिखी जिसमें बहुत सारे विष, जो विष युक्त जानवर है उनके शरीर के अंगों के नाम थे, या विषैले पेड़ पौधों के नाम थे, एग्जाम्पल्स दिए उसने। तो वही काउंट करने पड़ते, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसने और कुछ बोला ही नहीं। लेकिन सुश्रुत इस मामले में क्लियर है। सुश्रुत ने बोला स्थावर विष के अधिष्ठान 10, मतलब पेड़ पौधों से संबंधित ऐसी 10 चीजें हैं जो विषैली हो सकती। जैसे 10 क्या है? मूलम पत्रम, फलम पुष्पम, त्वक शीर, सार एव च, निर्यासो धातु कंदश्च, दसम स्मृत। उसने कहा कि किसी प्लांट की हो सकता है रूट जो है उसमें विष, किसी के पत्ते में, किसी के फ्रूट में, किसी के फूल में, किसी की छाल में, किसी के लेटेक्स, कोई उसका क्षार बना रहा उसको जला के जो राख बनती है वो विषैली। किसी का निर्यास, अब निर्यास कई बार जो है वो शीर फॉर्म में नहीं होता, शीरी वृक्ष अलग होते हैं, कईयों में गौन निकलता,
धातु और कंद। तो ये स्थावर विष के 10 अधिष्ठान। और मैंने बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको बोला है कि ये वाला जो कोटेशन है आप इसको याद करें। जनरली याद करने का नहीं बोलते हैं, लेकिन ये याद करना इसलिए जरूरी है कि अगर इस कोटेशन को याद कर लिया जाए तो 4-5 चीजें वो कवर होती है। जैसे शुरू के 6 बराबर विरेचन के आश्रय। जब आप षड विरेचन चैप्टर पढ़ते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का 4th नंबर, तो वहां आचार्य चरक ने 6 विरेचन आश्रय बताए। मतलब प्लांट्स में 6 उनके ऐसे यूजफुल पार्ट्स होते हैं जो विरेचन वर्ग की औषधियों में काम आते हैं। मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम, त्वक और शीर। इसके बाद में दूसरा इससे याद होता है कि शुरू के 5 प्लस कंद और निर्यास। ये जो 7 द्रव्य मतलब 7 जो अधिष्ठान, ये शिरो विरेचन मतलब विरेचनिक नस से की 7 आश्रय। आप में से बहुत लोगों को याद भी होंगे। ठीक है, चलिए अब जांगम विष के जो अधिष्ठान है उनके अपन आगे बात करेंगे। अब आते हैं विष चिकित्सा के उपक्रम। विष चिकित्सा के उपक्रम जो है वो डिटेल में चरक बताते हैं। चरक के चिकित्सक 24 उपक्रम है। मंत्र से शुरू होते हैं, मृत संजीवन पे खत्म होते हैं। मतलब 24 तरह की विष की चिकित्साएं चरक ने बताई और गिन के बताई। तो चरक अनुसार विष चिकित्सा के उपक्रम कितने? 24। यूजी के बच्चों को याद करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और पीजी वालों को ये याद रखना चाहिए कि ये किस उपक्रम की लाइन है। तो वो जब चरक जिन्होंने पढ़ी है उन लोगों को पता होगा। जिन लोगों ने चरक चिकित्सा 23 नहीं पढ़ा, उन लोगों को ऐप पे डाल दूंगा मैं या यूट्यूब पे डाल दूंगा, दोनों पे डाल दूंगा। तो वहां से आप पढ़ लेना। तो अगर अंदर का जो मेजर पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इधर शुद्ध हो जाएगा, उधर चरक से हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। चलिए अब आते हैं स्थावर विष के अधिष्ठान पढ़ लिया आपने 10। स्थावर विष की संख्या सुश्रुत ने 55 बताई। मतलब उन्होंने पर्टिकुलर एग्जांपल दी कि 55 ऐसे विषैले पेड़ पौधे हैं जो जिनसे पॉइजनिंग हो सकती। अब चरक में तो 21 चीजें दी हुई है, चाहे उनको अधिष्ठान मानो, भेद मानो, कुछ भी मानो। 21 के अलावा नहीं तो उन्होंने अधिष्ठान अलग से दिए, न उन्होंने भेद दिए। चरक के अनुसार स्थावर विष का कोई भी काउंट आए, कितने भेद, क्या वर्गीकरण, कितने एग्जाम्पल, कितने अधिष्ठान, सब का आंसर 21। तो सुश्रुत जो है इस मामले में ज्यादा क्लासिफाइड करता है चीजों। ठीक, चलिए उसके बाद में सर्वाधिक घातक विष। स्थावर विष में सबसे खतरनाक विष होते हैं कंद विष। और जांगम विष में तुम्हें पता है सबसे खतरनाक होते हैं सांप। स्थावर मतलब जो पेड़ पौधे से मिले, जो निर्जीव चीजों से मिले, और जांगम मतलब जीवों से प्राप्त। एक लाइन है विष मुक्त के लक्षण, ये अपन पढ़ेंगे, एक जगह दी हुई है। चरक सुश्रुत दोनों में इस तरह की लाइनें आती है कि अगर किसी आदमी को पॉइजनिंग हो गई, वो ठीक हो गया, ये पता कैसे करें? तो प्रसन्न दोष प्रकृतिस्थ धातु। प्रसन्न दोष का मतलब है दोष बैलेंस में आते। प्रकृतिस्थ धातु, दोष बैलेंस में आएंगे तो धातु अपने आप प्राकृत अवस्था में आ जाएगी। प्रसन्न वर्ण इंद्रिय चित्त चेष्ट। प्रसन्न वर्ण कलर प्रॉपर है, इंद्रिय सारी प्रॉपर है, मन बिल्कुल सही है, और चेष्टाएं प्रॉपर हो रही है। मतलब किसी भी तरह से जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें कोई विसंगति उस विष की वजह से अब नहीं रही, तो वो विष मुक्त का लक्षण। गर्भ विष के संदर्भ में चरक चिकित्सा 23 में एक लाइन आती है, चिकित्सा की बड़ी फेमस लाइन है। गर्भ विष में वमन। चरक बोलते हैं कि ताम्र चूर्ण या ताम्र भस्म लो और उसको मधु के साथ में पेशेंट को चटा दो, जिसको गर्भ विष, उससे उसको वॉमिटिंग होगी। और क्योंकि ताम्र भस्म जो होती है उसका गुण होता है वमन कारक होना। उल्टी होती ताम्र भस्म अगर थोड़ी सी भी ठीक नहीं बनी, ठीक बनी हो तो भी हो जाती।
तो अवामी अपन रसशास्त्र में पढ़ा था कि उसका एक गुण होना चाहिए ताम्र भस्म। अब वमन होने से हृदय शुद्ध होने के बाद में एक क्षाण मात्रा में स्वर्ण चूर्ण देना, उसको स्वर्ण भस्म देना। और वहां चरक लिखते हैं कि जिस तरह से कमल के पत्ते पर बारिश की बूंद नहीं रुकती, वैसे जिसने स्वर्ण सेवन कर रखा हो उसके शरीर में विष नहीं ठहरता। इसके संदर्भ में दो बातें हैं भी। आचार्य वाग्भट कहते हैं विष नाशक श्रेष्ठ धातु, स्वर्ण अग्रह में है उसके। नेक्स्ट आगे बढ़े और चैप्टर शुरू करें। तो अब अपना प्रॉपर स्टार्ट होता है सुश्रुत संहिता कल्प स्थान का पहला अध्याय, जिसका नाम है अन्नपान रक्षा। अन्नपान नाम से चैप्टर चरक संहिता में सूत्र का 27वां और सुश्रुत संहिता में सूत्र का 46, ये अन्नपान नाम से। कौन है भाई, क्यों फोन कर रहा है? अच्छा ठीक है, लेकिन ये अन्नपान नहीं, अन्नपान रक्षा है। और अन्नपान रक्षा नाम से अध्याय सुश्रुत कल्प स्थान, और कल्प स्थान में विष का वर्णन है, तो विष बराबर रक्षा, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अब सुनेंगे ध्यान से जो पढ़ रहे हैं। और जो यूजी के बच्चे हैं वो चाहें तो नोट्स लिख सकते हैं यहाँ से, नहीं तो एक पीडीएफ है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो बता देना, या इसमें यूट्यूब वाला जो सेक्शन है ना आपका कमेंट्स का, उसमें उसकी कोई गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी अपने आरजीसी वाले पे, आप अगर ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते। मैंने उसमें फ्री मटेरियल वाले ग्रुप के अंदर उस पीडीएफ को डाल रखा। चलिए यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक शब्द आया धन्वंतरी का क्या अर्थ होता है। तो धनु मतलब शल्य, और जो धनु का अंत कर दे वो धन्वंतरी, मतलब शल्य विज्ञान के ज्ञाता है। और आचार्य सुश्रुत के गुरु, शल्य तंत्र का समग्र ज्ञान था इनको, ठीक। इनका पूरा नाम काशी राज दियोदास धन्वंतरी। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। चलिए अब ये जो पूरी पिक्चर बनी, सुश्रुत ने क्यों इतने 8 चैप्टर्स में विष के बारे में इतनी बातें करी, वो पागल थोड़ी था। इसका कारण है कि पुराने जमाने में, और वैसे भी सुश्रुत संहिता का संबंध सैनिक चिकित्सा से। अगर आपसे भी पूछ ले कि आयुर्वेद के किस ग्रंथ में सैनिक चिकित्सा का विस्तार से वर्णन, तो सुश्रुत। युद्ध में घायल होना, हाथ पांव कट जाना, ये सब पेशेंट सुश्रुत के पास आएंगे। तो सुश्रुत का जो राजा है उनसे, जो सेना है उनसे, युद्ध है, उनमें सुश्रुत संहिता का बहुत ज्यादा रोल है और उसका इम्पैक्ट। तो पुराने टाइम पर जब राजा महाराजा होते थे तो उनको क्या करते, धोखे से जहर देके मार देते थे। तो सुश्रुत को लगा यार ये तो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, और अगर मैं इसका निवारण कर दूं, मतलब मैं इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको लिख दूं, तो राजा को बचाया जा सकता है, सेना को बचाया जा सकता है। और अभी आप देखना सुश्रुत बताएंगे कि किस किस तरीके से पॉइजन दिया जा सकता है और पता भी नहीं चले। रूट ऑफ पॉइजन एडमिनिस्ट्रेशन वो आएंगे। सबसे पहले कि विष से राजा की रक्षा। तो चूंकि राज आश्रय से ही ग्रंथ लिखे जाते थे, भाई सुश्रुत को रहने खाने पीने के लिए जो भी मटेरियल इसको चाहिए होता था वो सब राजा से मिलता था। तो स्टार्टिंग करता है कि राजा जो है उसकी विष से रक्षा करनी चाहिए। और यहां एक शब्द आता है विषकन्या। तो जो पुराने जमाने के राजा थे वो विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। अब जैसे अभी ये होता है ना, मोबाइल से पागल बनाते हैं, वैसे पागल बना के लूट लेते, वैसे विष कन्या के रूप में कोई स्त्री, कोई कन्या राजा से बातचीत करी उसने और राजा को चुपके से उसने मार। अब विष कन्या के केस में तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके बॉडी से रिलेटेड जितने भी भाव है, जितने भी सिक्रेशन है, उन सब में पॉइजन है। तो यहाँ खाली विष कन्या शब्द आया,
अष्टांग संग्रह ने विष कन्या कैसे बनाते हैं, क्या उसकी विधि है और उसका कैसे प्रयोग होता है, वो सारी चीजें डिटेल में बता रखी है। तो विष कन्या शब्द जो है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है, बाकी विस्तृत वर्णन जो है वो संग्रह लिखता है। इसलिए नर अधिपति मतलब राजा की हमेशा विष से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी धोखे से उसको मार सकता है। खाना बनाने वाला है वो गद्दार नहीं कर सकता है, सेनापति गद्दारी कर सकता है ना। इस हिसाब से लिखा हुआ ये सारे विमर्श हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। जैसे ही आपके काम की चीज आएगी मैं बताऊंगा। एक शब्द यहाँ लिखा है, पीजी वाले थोड़ा ध्यान देना, न विश्वास आए तो राजा कदाचित अपि कश्चित। एक शब्द है, मतलब एक लाइन है, एक नैतिक शिक्षा है राजा के लिए सुश्रुत की तरफ से, कि राजा को किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान जो है उसका मन घोड़े की तरह होता है, चंचल दौड़ता रहता है। तो किसी के भी मन में कोई भाव आ सकता है, अगर उसको कोई रिश्वत दे, उसको कोई प्रलोभन दे, कोई लालच दे, तो धोखा कर सकता। तो न विश्वास आए ततो राजा कदाचित अपि कश्चित्। इसका रेफरेंस याद रखना है, कौन? सुश्रुत। चलिए, अब जितने भी राजा थे उनकी किचन में वैद्य होता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए कि खाना जो है वो किस क्वालिटी का बन रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, मेटल किस तरह साफ हो रहा है, बॉईल हो रहा है, उसमें जो मेटल गिर रहा है वो कैसा है। कुक अलग होता था और वैद्य उस पर ध्यान रखने के लिए था। अब वैद्य के लिए लिखा हुआ कि राजा की पाकशाला के लिए कैसा वैद्य होना चाहिए। तो पोस्ट होती जैसे अभी भी है कि विधानसभा में डॉक्टर्स बैठने अलग, सीएम की पूरी मेडिकल टीम है, पीएम की मेडिकल टीम है, राष्ट्रपति की मेडिकल टीम है, मंत्री होता है उसकी मेडिकल टीम होती। तो इसके पर्टिकुलरली किचन में एक डॉक्टर रहता था, एक वैद्य रहता था जो ध्यान रखता था। अब वो कैसा होना चाहिए, तो इसमें निश्चित रूप से अच्छी अच्छी बातें होगी। तो लिखता है कि भाई कुलीन होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, ये सब सामान्य बात है। अलुब्ध, लोभी नहीं होना चाहिए, प्रिय दर्शन, दिखने में अच्छा होना चाहिए। आलस्य वर्जित शब्द 2 बार आता है। अब पता चले कुक के भरोसे ही छोड़ दिया कि तू बना ले यार, रोज बनाता ही है, मैं यहाँ बैठा हूं। और किसी दिन कुक के पास में सामने वाला राजा है, उसका कोई आदमी आया, उसको पैसे वैसे दिए और कुक ने उसके अंदर डाल दिए पॉइजन और राजा को खिला दिया। जबकि वैद्य पहले क्या करेगा, उस खाने को टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि पॉइजन तो नहीं। ये होता है नियम। तो यहाँ 2 बार आलस्य वर्जितम ऐसा शब्द आता है, इसलिए जरूरी है। यशार्थ वालों को पीडीएफ यशार्थ वाले ग्रुप में मिल जाएगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामान्य बातें हैं, इसमें कोई विशेष था नहीं, खाली यूजी में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा 2-5 नंबर का कि पाकशाला में नियुक्त करने योग्य वैद्य बताइए कैसा। अब है पाकशाला मतलब किचन कैसा होना चाहिए। तो लिखता है कि प्रशस्त दिशा में होना चाहिए, बर्तन वगैरह, बर्तन भांडे साफ होने चाहिए, ठीक, सभी चीजें ढकी हुई होनी चाहिए और जालियां लगी होनी चाहिए ताकि मक्खियां वगैरह नहीं आए अंदर। गवाक्षाड्यम, गवाक्ष का मतलब भी ढका हुआ जाली से, वही मतलब है उसका, ठीक है। एक शब्द है महानस, यहाँ महानस किचन को कहते हैं। महानस बराबर पाकशाला मतलब किचन। नेक्स्ट कोटेशन नंबर 14 और 15। पाकशाला में मतलब जो किचन है उसमें वैद्य के अलावा एक नर्सिंग अधिकारी भी होता था, एक मतलब कंपाउंडर भी होता था साथ। वो कैसा होना चाहिए, तो वही लिखा कि प्राय करके वैद्य के गुणों वाला होना चाहिए, जो वैद्य गुण बताए उनके जैसा, साफ सुथरा होना चाहिए, प्रिय दर्शन होना चाहिए, समविभक्त सुमनसो नीच केश नखा स्थिर। ये बहुत जरूरी है। आप आज भी अगर अच्छे होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो जो वहाँ कुक होता है वो पर्टिकुलरली उसके बाल जो होते हैं वो
बंधे हुए होते हैं उससे, हेयर मास्क है ना, और उसका पोशाक होती है कुकिंग के लिए, ताकि बाल वगैरह कुछ गिरे नहीं उसमें। तो लिखा है सुमन सो, अच्छे मन से होना चाहिए, और बाल और नाखून कटे हुए होने चाहिए, स्नान किया हुआ होना चाहिए, दृढ़ संयमी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। और ये वही जो कुक वाली कैप होती है ना, उशनी बोलते हैं जिसको, वैसे उशनी शब्द है ना, वो पगड़ी के लिए होता है। चलिए, ये किचन वाला परिचारक हो गया। आगे बढ़ते हैं, विषदाता के लक्षण। अब मान लो खुदा न खास्ता इतनी सारी सिक्योरिटी थी, फिर भी कोई आदमी किचन तक पहुंच गया, या किचन का जो स्टाफ है उसमें से कोई गद्दार निकल गया, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये पक्का पता चल गया कि खाने में जहर तो मिला दिया किसी, पर सीसीटीवी नहीं था उस टाइम, तो पता नहीं चल सकता था किसने मिलाया। तो अब सारे ही नौकर चाकर है, उनको बुलाया, अब पता करना इनमें से कौन है जो गड़बड़। ठीक है, लिखता है एक्चुअली में विषदाता के लक्षण वही होते हैं कि आप प्रैक्टिकल में वाइवा देने जाओ और आपको उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप पहले उसको थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेंगे, या उसके आसपास की बातें करेंगे जितनी आपको आती है, या आप बिल्कुल गर्दन नीचे करके चुप करके बैठ जाएंगे। तो विषदाता में भी यही होगा, अति अर्थ संकितम, जैसे चरक ने बोला था, बहुत ज्यादा शंका, उसको इधर उधर देख रहा है कि कोई मुझे तो नोटिस नहीं कर रहा है, उससे कोई नहीं पूछ रहा तो भी आगे बढ़ के बता रहा, या इसका अपोजिट कोई पूछ रहा है तो भी नहीं बता रहा। तो यहाँ जो लक्षण लिखे है उसमें क्या लिखता है दूसरी लाइन में, न दद्यात उत्तरम प्रस्तु। और ऐसा होता है तुम्हारे साथ भाई, जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर नहीं हो पता उसको। इसको तो पता है, लेकिन पता है बता दिया तो मार डालेगा राजा। अपार्थम, बहु संकीर्ण, अपार्थम मतलब इररिलेवेंट, बहुत ज्यादा या बहुत कम बोलता है। भाषते चे अपि मूढ़वत, मूर्ख व्यक्ति की तरह बोल रहा है हर कुछ। ठीक, स्फोटते अंगुली भूमि अक्षमाद विलिखित, अब बैठा है जमीन पे, पूछताछ चल रही, जैसे उसका नंबर आया तो ये जो अंगुलियां हैं, मतलब ये साइकेट्री में आता सारा, ये जो अंगुलियां उनको ऐसे करने लगेगा, यूं करने लगेगा बार बार, या फिर ऐसे अंगुलियां चटकाने लगेगा, या ऐसी क्रियाएं करेगा जिनसे ये पता चलेगा कि गड़बड़ है मामला है, या भूमि कुरेदने लग जाएगा। नेक्स्ट, अगले लिखता वे पतूर जाए थे तस, हाथ पांव फूल गए, कांपने लग गया। विवर्ण वक्त्रम, एक शब्द आपने सुना होगा कि जब कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए एक मुहावरा होता है कि जैसे ही हमने उसको पकड़ा उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर नहीं सुना है तो आप देखना, आपको गूगल वगैरह पे मिल सकता है, पर ये तो सुना होगा, चेहरा सफेद पड़ जाना मतलब चोरी पकड़े जाए। तो विवर्ण वक्त्र, वक्त्र मतलब चेहरा, तो डिस्कलरेशन फेस, फेस का डर के मारे। आगे लिखता है करेण च सिरोरुहा, वही बार बार सिर खुजाना। ठीक, तो ये सारी चीजें वो करता है, इसका मतलब है कि वो विषदाता है, वही गड़बड़ है। तो चोर को पकड़ने से पहले उस चोर के हाव भाव देख के और ये पता लगाना कि गड़बड़ मामला इसी का। ठीक, नेक्स्ट, चरक संहिता ने जो विषदाता के लक्षण बताए विमर्श में पढ़े। अत्यर्थ संकितम शाद, मिला बहुत ज्यादा संकित, उसने बहुत कम बताया, डिटेल तो सुश्रुति बता। अत्यर्थ संकितम बहुवाकम अथवा अल्प वाकितम, बहुत ज्यादा बोलना बहुत कम बोलना, और उसको देख के लगना जैसे ये, उसको ऐसा लगता है हर कोई मुझे देख रहा है। तो चोर बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यही है वो। चलिए, विष देने के साधन, पुराने जमाने में कौन कौन से तरीके थे जिनसे विष दे देते और पता दे देते थे और पता भी नहीं चलता था। खाने में पीने में दंत काष्ठ, दातुन, अभ्यंग का तेल, अवलेखन, कंगी में विष, उत्सादन जो उबटन लगती है उसमें विष, परिषेक अनुलेपन का जो काढ़ा होता था नहाने का और लेप का उसमें। इसके अलावा क्या लिखता है देखो,
स्त्रक्षु वस्त्रेषु शय्यासु, मिला? मतलब सोने की जो सैया है उस पे विष है, या बर्तन उसमें वस्त्रों में है ना? कवच आभरण, कितनी खतरनाक बात। कल युद्ध में जाना है और कोई जहां सेना का सारा युद्ध का सामान होता है वहां गया और जितने भी कवच थे उनके अंदर विष का लेप कर दिया। वो सैनिक बांध के जाएगा, वहां पसीना होगा और वो विष एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका सबक्यूटेनियस, और उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब सामने वाली टीम को मारना ही नहीं पड़ा, ये तो रास्ते में निपट गया। कवच इत्यादि। पादुका पाद पीठेषु पृष्ठेषु गजवाजिना, जूतों में, तो युद्ध के लिए जो जूते होते थे उनमें किसी ने सैनिकों की जो टुकड़ी थी उसमें पॉइजन डाल दिया। हाथी और घोड़े की पीठ पर जहाँ सीट लगी होती बैठने के लिए, तो सैनिक वहां जाने वाले थे, किसी ने रात को जितनी भी सीट थी उन सब में नीचे विष का लेप कर दिया। सुबह जब सेना गई तो वही सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन हुआ और कोई बेहोश हो गया, किसी को उल्टी दस्त हो रहे हैं, किसी को नोजिया हो रहा है, किसी को फीवर आ रहा है ना, किसी की डेथ हो रही, ऐसे। इसके अलावा नस्य धूमंजन भी विषाक्त हो सकते हैं अगर जिस विश्वास वाले वैद्य से इलाज नहीं करवाए और कोई विश्वासघाती वैद्य तो ऐसा कर सकते। तो बच्चों के यूजी वालों को ये क्वेश्चन आता है, आप लोग कवच पे थोड़ा ध्यान देना, पीजी वाले बच्चे। नेक्स्ट, अब विष का प्रभाव। मान लो कि राजा को ये पता चल गया कि इसमें विष, लेकिन वेरीफाई करना जरूरी है। उसने वो खाना नहीं खाया। अब कैसे पता चले? कंफर्मेशन टेस्ट क्या है? अभी मॉडर्न के हिसाब से तो 1 मिनट में पता चल जाए। पुराने जमाने में क्या था, ये मिलान करने में क्वेश्चन आता है, या फिल इन द ब्लैंक्स। लिखता है विनश्यति मक्षिका, मक्खियां मर जाएगी अगर उस खाने पे बैठी। रुत भूकम तेन च अन्नेन वंशम चट चटायते मयूर कंठ प्रतिमो जायते। अगर उस खाने को जलती हुई आग में चूल्हे में डाला जाए तो उसमें चट चट की आवाज आएगी और जो आग का कलर है वो ब्लू हो जाएगा, मयूर कंठ। मयूर कंठ मतलब ब्लू कलर, ठीक। भिन्न अर्ची तीक्ष्ण धूम, और अग्नि जो है उसमें चट इतना तेज होगा कि उसकी जो लो जलती है ना वो ब्रेक होगी बीच बीच में बार बार, और बहुत तेज धुआं आएगा। आगे लिखता है चकोर से अक्षी वैराग्य। चकोर नाम का एक पक्षी है, अगर उसके सामने ले जाके और विषैला अन्न रखा जाए तो उसकी आंखें लाल हो जाती, मतलब विरंजन हो जाता था उसके आंख। अब दो तरह से देख सकते हो, सफेद होती तो लाल हो जाती, लाल होती तो सफेद हो जाती थी, मतलब कलर चेंज हो जाता। तो चकोर से अक्षी वैराग्य। नेक्स्ट, दृष्टवा अन्नम विश्रष्टम म्रियंते जीव जीवकम, और एक ये पंछी है जीव जीवक, इसका तो नाम ही जीव का ही, तो देख के मर गया। दृष्टवा अन्नम म्रियंते जीव जीवक। अब वो मिलान में क्या पूछेगा, इधर तो लिख देगा जीव जीवक और मक्षी का चकोर, ऐसे सामने मिलान में दे देगा कौन मर रहा है, किसकी आंखें लाल हो रही है ना। तो म्रियंते जीव जीव का विनिश्यते मक्षी। कोकिल स्वर विकृतम, और जो कोयल है वो अगर इस विष के कांटेक्ट में आए तो उसका जो गला है वो बैठ जाए। क्रौचस्तु मद मृच्छा, क्रौच एक जीव होता कौवे जैसे, वो मद युक्त हो जाता है, विषैला अन्न खाते नशे में आ जाता है। हर्षितम मयूरम, मोर विष को देख के हर्षित, मतलब उसको सेंसेशन होने लगते हैं। किसको? मोर को। उद्विग्नम क्रोशते सूक सारी, सूक मतलब तोता, और जो फीमेल तोता है वो सारी का है, तो शूक सारी का दोनों क्रोश करने लगते हैं, उद्विग्न होकर, मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हंस स्वेदती चेत्यर्थ, हंस विष को देख के और गिरने लगता है। भृंगराजस्तु कुंजति, और जो भृंगराज नाम का जीव है वो विष को देख के कुंजन करने लगता है। चरक, काक का स्वर, वैकृत,
और सुश्रुत, सॉरी का कसवत शाम, सुश्रुत, कोकिल का स्वर व्यकृत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे। कौवे का तो पहले से विकृत होता है, उसका तो गला बैठ जाता है। चरक बोलता है कि विष के संयोग से कौवे का गला बैठ जाता है, उसको शाम तक। सुश्रुत कह रहे हैं कोयल का स्वर विकृत हो जाता है, क्योंकि उसका स्वर अच्छा है, कोकिल का तो विकृत ही है। चलिए सुनेंगे आगे ध्यान से। प्रसरतो विसृजत आंसू, प्रसर्त नाम का एक जीव है, उसके उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं विष को देख। विष्ठा मुच्चती मरकट है, मरकट मतलब बंदर, और इसीलिए मरकटी बोलते हैं कोंच, कोंच टपरिया मरकट। तो विष्ठा मुंचती मरकट है, याद रखना, मिलान में आएगा, ठीक है। चलिए बाकी छोड़ेंगे आगे का। अब जैसे ऐसी चीजें मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए कि विष अगर हाथ के लग गया तो क्या होगा, तो हाथ जलने लग जाएंगे, नाखून गिर जाएंगे, ऐसी चीजें लिखी, उनका कोई सेंस है नहीं। बात वो इम्पोर्टेंट है जो फंडामेंटल हो और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो अखबार की तरह थ्योरी पढ़ के और यूजी के बच्चे लिख के आते हैं ना एग्जाम, वो तो एक रीडिंग में ही हो जाता है, लेकिन ये चीजें जो पर्टिकुलर टू द पॉइंट है वो पता चलनी जरूरी है। 38 नंबर का कोटेशन, अगर खाने में जहर है तो उसका सबसे पहले कैसे पता चलेगा? तो लिखता अस्थिलावत तो जीवा भवेत अरस्वेत, जीव अकड़ जाएगी, जो इतनी सॉफ्ट है वो अकड़ के और अस्थिला के समान हो जाए। अस्थिला वैसे तो प्रोस्टेट ग्लैंड को कहते हैं, लेकिन आप इमेजिन ऐसा करो कि एक हार्ड ऐंठी हुई मसल के समान हो जाए। भवत्य अरसवेद, और टेस्ट और पेन दोनों के सेंसेशन गायब, मतलब जीवा की जो, जीवा में दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक तो टेस्ट वाले और एक स्पर्श वाले, विष की वजह से दोनों ही चले गए। न तो रस का ज्ञान हो रहा है न वेदना का ज्ञान, टच से वेदना वाले का पता चलता। चलिए नेक्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, यूजी पीजी सारे बच्चे ध्यान दें, और यूजी वाले तो चाहे तो याद भी कर सकते हैं। आमाशयगत विष के लक्षण और पक्वाशयगत विष के लक्षण। अगर तंत्र का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है वो ये है। यूजी में क्वेश्चन आता है आमाशयगत विष के लक्षण और चिकित्सा लिखी 5 नंबर, या पक्वाशयगत विष के लक्षण और चिकित्सा। यूजी में क्या ये आ गया, पीजी में क्या आएगा? मूर्छा छर्दी अतिसार। अगर मूर्छा छर्दी अतिसार है तो किस स्थानगत विष, तो पीजी वालों को इतने से काम बन जाएगा आमाशयगत। और मूर्छा अतिसार ओनली नॉट छर्दी, तो पक्वाशयगत। सो बेसिकली यूजी वालों से पीजी वाले कुछ मामले में सुखी। आप नोट डाल के लिख सकते हैं आमाशयगत विष, स्टार्टिंग लिख लेना बस, मूर्छा तो कॉमन है, मूर्छा देन छर्दी प्लस अतिसार, और पक्वाशयगत में दाह है मूर्छा की जगह, मतलब स्टार्टिंग में, बाद में मूर्छा आ रहा है, लेकिन मूर्छा के बाद में यहाँ सीधा ही अतिसार, और ये ठीक भी है। पक्वाशय का मतलब लोअर इंटेस्टाइन में चला गया अगर पॉइजन, तो उससे उल्टी थोड़ी होगी, उल्टी तो पहले होगी। अगर पिया है तो आमाशय में गया है, फिर उल्टी 10 दोनों, तो आमाशय में गया तब तो उल्टी 10 दोनों हो रहे हैं, और नीचे चला गया तो फिर ओनली क्या हो रहे हैं, लूज मोशन। ऐसे याद करना। सो आमाशयगत विष का लक्षण है मूर्छा छर्दी अतिसार, और पक्वाशयगत का लक्षण है दाह मूर्छा अतिसार, छर्दी शब्द नहीं है। अब आमाशयगत विष की चिकित्सा, अब तुम्हें पता है अभी भी क्या करते हैं, अगर कोई नींद की गोलियां खा ले या कोई जहर पी ले तो जाते ही स्टमक वॉश होता है, जिसको गैस्ट्रिक लेवेज कहते हैं। गैस्ट्रिक लेवेज में क्या करते हैं कि उस पेशेंट को जिसने वो विष पान किया है उसके फ्लूइड पुश करते हैं राइस ट्यूब डाल के,
और फिर राइस ट्यूब से बड़ी वाली सिरिंज को कनेक्ट करके और जल्दी जल्दी खींचते हैं, ताकि जितना निकलेगा उतना फायदे में पेशेंट, क्योंकि जितना वापस निकाल लिया वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो गैस्ट्रिक लिवाज इसलिए किया जाता है कि कम से कम एब्जॉर्प्शन हो, ज्यादा ज्यादा बाहर निकाला जा सके वापस। स्टमक वॉश, यहां भी वही हो रहा है, मदन फल इत्यादि द्रव्य दे रहे हैं वामक और वमन करवा रहे हैं, साथ में तंडुलांबू वगैरह। तो मदन फल इत्यादि, और लिखा है उसके आगे जस्ट आगे, तत्र आशु, जल्दी तुरंत पक्वाशगत विष में मदन फल बिंबी कोषाद इत्यादि से वमन करवाना चाहिए तंडुलांबू के साथ। नेक्स्ट आमाशगत में, सॉरी, नेक्स्ट पक्वाशगत में दाह मूर्छा अतिसार। अब प्रॉब्लम समझो आप, ये ड्यूडनम के नीचे चला गया या ड्यूडनम में चला गया पॉइजन पक्वाशगत, तो स्टमक और ड्यूडनम के बीच में यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, तो रिवर्स फ्लो होने का चांस तो है ही नहीं। तो वमन अगर करवा भी दिया तो ये वाला एरिया है ये खाली होगा, इसमें तो पॉइजन ही नहीं है, पॉइजन तो नीचे चला गया। तो यहां जो चिकित्सा होगी उसमें क्या, पहले लक्षण देख लीजिए, दाह मूर्छा अतिसार तृष्णा इंद्रिय वैकृतम इत्यादि। अब इसको नीचे वाले मार्ग से निकालना है, विरेचन करवाना है, किससे, नीलिनी घृत से, पक्वाशगत विष क्योंकि ऊपर के मार्ग से नहीं निकाल सकते। बात समझ पा रहे, विरेचनम से सर्पिस्कम तत्रोक्तम नीलिनी फल। आगे दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और सब लोगों को डायरी में लिखना चाहिए, दूसरी विसारी अगत, तदनाम दूसरी विसारी पेयो व मधु संयुक्त। दूसरी विसारी अगत का सेवन दधि या मधु के साथ करना चाहिए। क्वेश्चन है बाबू ये, दूसरी विसारी अगत, ये आया था उत्तराखंड 2015 के पेपर में, दूसरी विसारी का अनुपान क्या है, आप लिख देना। पक्वाश, पहले तो इंडिकेशन लिखना, पक्वाशगत विष में बताया सुश्रुत ने, और दूसरा लिख देना अनुपान में दधि और मधु, दधि या मधु के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते, अभी तो राजा के हिसाब से चल रहा है पूरा पहला चैप्टर, अभी आगे तंत्र के बेसिक जो है और बचे हुए भी। अगर खाने के साथ मतलब सब्जी दाल और फ्रूट के साथ में पॉइजन चला जाए तो कैसे पहचाने कि मतलब ये विषयुक्त है फल या ये विषयुक्त सब्जी है या विषयुक्त दाल। तो जो सब्जी खाना है वो तो क्लेद युक्त हो जाएगा, वीरस हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें फाउल स्मेल आने लग जाएगी। फ्रूट में गंध वर्ण रसहीन, फ्रूट जो होगा कलर टेस्ट वो सब चेंज हो जाएगा। विमर्श में आचार्य चरक की आमाशगत और पक्वाशगत वाली लाइन है, यूजी और पीजी दोनों ही बच्चे इसको समझेंगे ध्यान से। आमाशगत विष में लिखता है दृष्टि हृदय उपरोधो बिंदु शतेश चीयते अंग। अभी कह रहे हैं आमाशगत विष में हृदय उपरोध होता है, कॉमन सेंस चाहिए बाबू। यहां पर कार्डिक स्फिंक्टर होता है, तो अगर अंदर पॉइजन हुआ अगर यहां पर कार्डिक स्फिंक्टर है और मान लीजिए ये हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये दो लॉक है स्टमक, और पॉइजन ग्रीन कलर वाला है ये यहां पड़ा, तो ये गैस्ट्रिक इरिटेंट है। अब ये क्या करेगा कि वमन होगा इसमें, कायदे से तो वोमिटिंग हो जानी चाहिए पॉइजन अंदर जाके। अब जो चरक ने लक्षण बताए हैं ना, ये एक्चुअल में ऐसे लोगों के हैं जिनको वमन ही नहीं हो रहा, पॉइजन पी लिया फिर भी उल्टी प्रॉपर नहीं हो रही, और हो भी रही है तो बहुत ज्यादा मात्रा में स्टमक में विष पड़ा है, तो ये गैस्ट्रिक इरिटेंट है ना, ये करेगा गड़बड़। ये रहा डायफ्राम, और तुम्हें पता है कि अगर गैस्ट्राइटिस होगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन होगी, गैसेस एब्डोमेन होगा, तो ये जो फंडस वाला पार्ट है ये फूलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो डायफ्राम को कंप्रेस करेगा, और यहां से अभी भी प्रॉपर अमाउंट में जो द्रव्य है जो पूरा निकलना चाहिए वो निकल नहीं रहा।
तो डायफ्राम पर प्रेशर पड़ने से यहां ऊपर हर्ट है, ये थोरेक्स कैविटी का कंप्रेशन होगा जिसको हृदय उपरोध कहें, और जो एब्जॉर्ब हो रहा है स्टमक से वो ब्लड में जा रहा है, तो उससे दृष्टि उपरोध हो रहा है। इसलिए आमाशयगत विष में पहला लक्षण चरक बोलते हैं दृष्टि हृदय उपरोध। फिर देखो ध्यान से आगे लिखा, बिंदु सतेश चीयते अंध, शरीर पर बहुत सारे ऐसे दाफड़ बन जाएंगे, मतलब डॉट 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 डॉट, जैसे मच्छर काटते हैं बस। और तुम्हें पता है मैंने तुमको पढ़ाया था न वेगांधारी कि छर्दी वेग विदारण से जो लक्षण आते हैं वो स्किन पे रिफ्लेक्ट होते हैं, स्किन डिजीज। अब यहाँ छर्दी वेग विदारण मान लेते हैं कि नहीं भी हो, लेकिन जितना गैस्ट्रिक इरिटेंट अंदर पड़ा वो पूरा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक तो कंडीशन छर्दी वेग विदारण जैसी है। इसलिए ये स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है, इसके जो सिम्टम है वो स्किन पे दिखाई देते हैं। तो दृष्टि हृदय उपरोधो बिंदु शतश चीयते अंगम, ये चरक अनुसार आमाशयगत विष का लक्षण। पक्वाशयगत जो है उसमें लिखा है मूर्छा मद मोह दहा बलनाश। और मैंने जब आपको चरक पढ़ाया था तब भी मुझ में समझाया था कि सुश्रुत वाले मोर इंपॉर्टेंट है आमाशयगत पक्वाशयगत, क्योंकि आमाशयगत वाले मूर्छा छर्दी अतिसार ऐसे आता है, पक्वाशयगत में दा मूर्छा अतिसार ऐसे आता है, छर्दी नहीं होता। तो चरक वाले में ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आमाशयगत वाली सुश्रुति दोनों ही। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कोटेशन नंबर 48, विषैली दांतुन के लक्षण। मतलब राजा के लिए दांतुन आती थी पहले, तो किसी ने उसमें कुछ पॉइजन मिला दिया, उसको पॉइजन में डिप करके रख रखा हो पहले से, उसका कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है, जहां जहां दांतुन यूज होती है, जहां टच होगा वहां स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि वहां एब्जॉर्प्शन होगा, म्यूकोजल लेयर भले ही हो, लेकिन जब दांतुन करेगा तो उस पॉइजन का एब्जॉर्प्शन होगा, और जहां पॉइजन एब्जॉर्ब हुआ वहां भाग के और मास सेल आएगी, और ये बोलेगी कि अरे ये तो दुश्मन है, फॉरेन बॉडी पार्टिकल है, हमला करो इस पे। अब इनका हमला करने का तरीका होता है, ये सुसाइडल बॉम्ब होती है मास सेल, और इनके अंदर जो बारूद होता है उसका नाम होता है हिस्टामिन। ये कोशिका फटी, फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई हो गई, मास सेल फट गई, फटते हिस्टामिन रिलीज हुआ, ये हिस्टामिन बारूद है। बारूद मतलब ये अपनी बॉडी का होते हुए भी इसका काम है इसके रेंज में जो भी आया वो सब चीजों को निपटा दो, चाहे वो खुद के शरीर का हो चाहे कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल। ये सेलेक्टिव नहीं है, और बारूद कभी सेलेक्टिव होता ही नहीं। अगर जो बम फेंक रहा है वो भी खुद के पास में फेंके तो खुद भी निपट जाए। उस डैमेज की वजह से स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग की पूरी बॉडी में यही कहानी, चाहे किसी भी कारण से हो रही है। तो जीवा दंत ओष्ठ मांसान, छोटा सा मच्छर काटता है ना, उसकी सलाइवा अंदर जाती है स्किन को पेनिट्रेट करके, वहां भी मास सेल एग्रीगेशन होता है, आइडेंटिफाई हो जाता है पहले कि ये फॉरेन बॉडी पार्टिकल है एंटीजन की वजह से, और मास सेल इकट्ठी हुई और वहां फटना चालू हो जाती है और बमबारी चालू। तो उस बमबारी की वजह से जहां लड़ाई हो रही है वो जगह तो अपना घर है ना, खुद का शरीर है, वो भी डैमेज होता है, और वहां जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल होता है वो भी डैमेज। तो ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है स्वेलिंग। जीवा दंत ओष्ठ मासाना सौतुष्ट उपजाति, इन सब जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कोटेशन नंबर 56 57 क्या कहता है? अगर कोई कंघी में विष मिला दे, मतलब विष में डिप की हुई कंघी 2 दिन 4 दिन, या बहुत स्ट्रांग कोई पॉइजन, अब राजा बाल बना रहे और बनाते बनाते राजा के बाल उतर गए पीछे, पता ही नहीं चला, यही तो हो रहा है। केस 7 एब्जॉर्प्शन, यहां वाली स्किन के थ्रू, सिरो दुख, ब्लीडिंग, और ग्रंथि जन्म, कोई स्किन के ऊपर फफोले जैसे, दाफड़ बोलते हैं इनको हिंदी, दाफड़ हो जाता। ठीक है, चिकित्सा कृष्ण मृत्तिका, काली मिट्टी लगानी है, किस में मिला के? ऋष्य पित्त, जो भालू होता है ना उसके पित्त, और घृत वगैरह डाल के तंडुलिप मिला,
अगर चिकित्सा याद रहे तो ठीक है, नहीं तो लक्षण तो याद रखना। याद मतलब रटना नहीं है कुछ भी, और जो पढ़ा रहा हूँ जो छुड़वा रहा हूँ वो नहीं पढ़ना, ठीक है। पीजी वालों को, यूजी वाले जब अपनी सिलेबस की बुक पढ़े तो उससे पढ़ सकते हैं। एक चीज और, यूजी के जितने भी बच्चे हैं जिनको अगस्त तंत्र पढ़ना, उनकी जो एनसीएसएम का यूजी का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग बने हुए नोट्स पीडीएफ पढ़िए। वो भी मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा या उस गूगल ड्राइव वाले लिंक में डाल के, और इसमें यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप उसको पूरी सिलेबस वाइज जो है ना, जैसे आपके नए वाले सिलेबस में जो टॉपिक है पार्ट कर रखे हैं जिसमें, उसके अकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते। तो इससे समझ के वो पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा, और इसके साथ साथ में आपकी संहिता भी कवर हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट कोटेशन अगला, सैविस आलेप द्रव्य में मुख लिप्त होने पर लक्षण। ये तो एक्सीडेंटली भी हो जाता है कई लोगों के साथ में, जो आजकल कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं ना, जो लेप आते हैं जो, तो वो उनमें जो केमिकल्स होते हैं कुछ लोगों को सूट नहीं करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कर देते हैं। अभी तो पॉइजन है, किसी रानी ने मंगाया मुंह पे लेप करने के लिए और उसके अंदर जहर था, तो पॉइजन है तो लेप करते ही साइनोसिस स्टार्ट, मुखम श्यावम, और पद्मिनी कंटक प्रखे कंटके उपचित, पद्मिनी कंटक के समान, मतलब कांटे जैसे छोटी छोटी फुंसियां हो जाएंगी, अरुणशिका गमोरियां जैसे, ठीक है। चिकित्सा क्या करनी है, ध्यान देना, शोद्र घृत पानम प्रलेप चंदनम घृतम पैसा मधुका। शोद्र घृत, शहद और घी का पान करना है, चंदन का और घी का लेप लगाना, ठंडी चीजें सारी, मुलेठी, बंधुजीव, और वो क्या बोलते हैं, टू शेप फ्लावर होते हैं इसके, जपा, गुड़ल, है ना, पुनर्नवा, इन द्रव्यों का प्रयोग। नेक्स्ट, मान लीजिए कि सेना जा रही है और हाथी या जो घोड़े हैं जिनके ऊपर बैठने के लिए चेयर जैसा बना होता है, वहां पे विष था और सैनिक वहां बैठ गए, तो कैसे पता चलेगी उनकी पीठ पर जो लगा हुआ था आसन उसमें विष था, या घोड़े इत्यादि की पीठ पर विष लगा हुआ था जिस पर वो बैठ गया घुड़सवार। अस्वास्थ्य कुंजर आदि नाम लाला स्राव अक्षिरक्त, रिफ्लेक्शन, कि विष का जैसे ही उन पर प्रयोग हुआ तो जो हाथी घोड़े इत्यादि है ना, वो बीमार जैसे हो जाएंगे, आंखें लाल, लार टपक रही है और दिखने में उदास उदास और फफूले बन जाएंगे उसके शरीर। चलिए नेक्स्ट, नस्य में या धूम में किसी ने विष मिला दिया, राजा का नस्य कर्म चल रहा था और अणु तेल में पॉइजन मिला दिया, या धूमपान चल रहा था तो धूमवर्ती के द्रव्य में पॉइजन मिला, तो लक्षण तो वही आएंगे, सिरो शोणितागनम खेब्यम, सिरो रुक कफ स्राव, नाक से आंख से कान से ब्लीडिंग होना, म्यूकस निकलना, ये सब शुरू हो जाएंगे। लेकिन चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, मध्यंतिका घृत मतलब मेहंदी जिसको बोलते हैं, मेहंदी का जो प्लांट है उससे सिद्ध तथा श्वेत वचा से सिद्ध घृत का नस्य और पान, मध्यंतिका। किसी को इसका बॉटनिकल नाम याद है? किसी को तो होगा, जो बच्चे ऐप पे क्लास ले रहे हैं उसमें से कोई बता सकता है, बताना। यूट्यूब के साथ कमेंट, हाँ कमेंट तो ऑन है इसके भी। मेहंदी का बॉटनिकल नेम और फैमिली, और जो 25 में एग्जाम दे रहे हो पीजी का वो तो बताओ, ऐप पे जो दे रहे हो अभी सुन पा रहे हो, जल्दी बोलो। थोड़ा बहुत आइडिया अगर लग जाएगा उससे आंसर हो जाएगा 4 में से 1, लेकिन थोड़ा सा तो नाम पता होना चाहिए। यस, ला सोनिया इनरमिस, तो ला सोनिया मेहंदी लगाए, ऐसे याद कर रखा था, याद है क्या? चलो नेक्स्ट, कर्ण तेल में किसी ने विष मिला दिया, क्या होगा, सुनाई देना बंद हो जाएगा, कर्ण में से सिक्रेशन आने हो जाएंगे, स्वेलिंग और पेन हो जाएगा। ठीक, चिकित्सा क्या है ध्यान सुनिएगा, शतावरी स्वरस विद घृत, एक शब्द है बहुपुत्राया, तो बहुपुत्रा की इसने व्याख्या शतावरी से की है, तो आप भी याद रख लेना कि बहुपुत्रा विद घृत विद शूद्र, और आगे लिखा सोमवल्कल रसश्च, सोमवल्कल का रस। किसी को याद है विषग्न यवागु चरक सूत्र 2 में अपन ने पढ़ी थी, उसमें क्या था,
ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है वहां। विषनाशनी है वहां, ऐसे कुछ थी, याद है किसी को? विषनाश, विषनाशनी यवागु का कंपोजिशन था, एक ही चीज थी। सोमराजी विपाचित, विषग्नि। सोमराजी किसको कहते हैं बेटा? सोमराजी, बाकुची, और ये है सोमवलकर। अब इस सोमवलकर का मतलब है कटफल। ये दो मिलते जुलते पर्याय है, बस ये समझाना चाह रहा था। ये वो नहीं है, ये गलती तुम कर सकते हो, इसलिए बता रहा था कि ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये बीच वाला सारा जो पोर्शन इस पेज का वो छोड़ रहे हैं अपन। आगे आते हैं, राजा जी की विष से रक्षा कैसे करनी है। एक तरीका महासुगंधी अगद, उसका पान, लेप, नस्य, अंजन, वो सब मतलब ये एंटीडोट की तरह काम करेगा। तो वो माँ सुगंधी अगद रखना होता है राजा अपने राजमहल में, ठीक है। इसके अलावा तीक्ष्ण विरेचन और एवं मतलब जीआई के अंदर जितना भी पॉइजन है फटाफट निकालना है। शिरावेदन, ठीक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, मूशिका और अजरुफा, ये दोनों मेडिसिन राजा को अपने हाथ पर बांध के रखनी चाहिए। मूशिका और अजरुआ जो औषधियां हैं, इनको बांध के रखने से विष का प्रभाव कम होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत भी और एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, हृदय आवरण, या अगर किसी के हृदय में विष पहुंच गया है तो क्या, तो हृदय आवरण चिकित्सा। अब भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, नित्यम कुरियात मित्र मत पिबेत घृतम अजेयम अमृताख्यम, लिख दो। सुश्रुत बराबर हृदयगत विष चिकित्सा में तीन मेजर बात, एक तो हृदय आवरण बाई मित्र मध्य, दूसरा अजय घृत, और तीसरा अमृत घृत। प्रश्न आता है यूजी वालों में 2 नंबर का कि हृदयगत विष की चिकित्सा, ये लिख देना भाई, हृदयगत विष की। अजय घृत अमृत घृत तो दोनों मेडिसिन है। हृदय आवरण क्या होता है कि उसकी सत्ताओं की चिकित्सा है, उसके दो साथ में बैठ यार कुछ नहीं होगा तुझे, क्योंकि पॉइजनिंग के केस में पेशेंट आधी बार डर के मारे मर सकता है, ठीक है। और क्या करें, गार्डन वार्डन ले जाओ जहाँ मोर वगैरह बोल रहे हैं, हिरण घूम रहे हैं, है ना। तो इसने तो उनको मार के खाने का बोला, पर तुम इतना ही कर लोगे तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट, अगला चैप्टर है अपना स्थावर विष विज्ञान। देखो कल से जो इसका बेसिक है, स्थावर, जांगम विष, कृत्रिम विष, गर विष, दूषी विष, वो सब शुरू। और जो अगत तंत्र की यूजी वाले नोट्स हैं कंप्लीट न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग, उसकी मैं लिंक अभी यूट्यूब वाले चैनल के उसमें डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और जो दूसरे नोट्स हैं वो भी वहां से डाउनलोड कर लेना। एक शॉर्ट नोट्स और हैं अगत तंत्र की इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही, ये पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है ऐप पर, आप लोगों ने देखी होगी ये वाली। इसमें शॉर्ट समराइज है जो मैं आपको बोल रहा था ना, मिलान मासिकता, देखो जरा एक बार इधर। जैसे अभी अपने पहला चैप्टर पढ़ा, सुश्रुत कल्प स्थान अध्याय 1, संपूर्ण स्थान में अगत तंत्र संबंधित वर्णन, चरक में चिकित्सा 23, सुश्रुत संपूर्ण कल्प, हृदय उत्तर स्थान 35 से 38, संग्रह उत्तर स्थान 40 से 48 में अगत तंत्र का वर्णन। सुश्रुत कल्प फर्स्ट का नाम अन्न रक्षा, जबकि चरक सूत्र 27 अन्नपान और सुश्रुत सूत्र 46 अन्नपान। विष कन्या शब्द सुश्रुत में आता है, विस्तृत वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया। महानस या पाकशाला एक ही चीज है, किचन को बोलते हैं। यह एक बीच में श्लोक आया था, मैंने कॉट नहीं करवाया, लेकिन
ये बोला किसी और रेफरेंस में है पर काम का है। आहार स्थिति चैपी भवंती प्राणियों, ये तो मतलब प्राणियों का जो जीवन है वो आहार पे स्थित है। ठीक। विषदाता के लक्षण अपार्थम बहु संकीर्णम भासते, स्फोटते अंगुली, वेपतुर जायते, विवर्ण वक्त्र, अलाभित सक्रदा, अजीब तरह के चेहरे बनाना। और विष देने के साधन अपने डिस्कस हो गए थे। विष का प्रभाव, लक्षण या पहचान, तो वो डबल वेरिफिकेशन राजा जो करता था, मक्खियां मर रही थी, अग्नि में ये हो रहा था, धुआं लंबे टाइम तक तीक्ष्ण और न चिरात उपशामति, चकोरक्षी वैराग्य, जीव जीवक म्रियते, कोयल का स्वर विकृत, क्रोच मद मृच्छति, मयूर उद्विग्नम, शूक सारिका कोस्ते, हंस स्वेडति, भृंगराज कुंजति, प्रश्न विस्तृत अश्रु और मरकत विष्टा मुंचित। फिर अपन ने सैव विष अन्न पढ़ा था, तो मैंने कहा जीवा अस्थिला के समान हो जाती है, रस और वेदना का ज्ञान नहीं होता, मतलब टेस्ट और टच के सेंसेशन उसके काम नहीं करते। आमाशयगत में मूर्छा, छर्दी, अतिसार, चिकित्सा मदन अलामु बिंबी कोशात की से दधी उदस्वित तंडुलाम्बु मिला के वमन करवाना। पक्वाशयगत में दाह, मूर्छा, अतिसार, छर्दी नहीं है। चिकित्सा नीलिनी फल ग्रत से विरेचन, दूषी विषारी अगत पान विद दधी और मधु। मूशिका और अजरुआ ये राजा को हमेशा अपने हाथ में बांध के रखनी चाहिए। हृदय व्याप्त विष की चिकित्सा मित्र मध्य अजय घृत अमृत। अब ये जो अपन ने शॉर्ट समराइज पढ़ा ना, इसको पढ़ने का मजा तब आया जब पहले पूरा डिटेल पढ़ा। अब कोई सीधा ये पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिख रहा है, नोट्स का कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जो पहले मूल संहिता से पढ़ेगा फिर शॉर्ट में पढ़ेगा तो सारी चीज समझ में आ जाएगी, उसका रिलेवेंस समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूजी पीजी जो भी है सारे सुने। यूनिवर्सल एंटीडोट, it is used in those cases where the nature of the indigest poison is unknown, मतलब जो लिया है पॉइजन उसका पता ही नहीं, तो वहां सस्पेक्ट किया जाता है कि दो या दो से ज्यादा पॉइजन भी हो सकते हैं, या तो ऐसी कंडीशन हो यहाँ उसने क्या जहर पिया ये पता नहीं, तो उसको यूनिवर्सल एंटीडोट देते हैं। टैनिक एसिड, चारकोल और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें चारकोल 2 भाग होता है, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम 1 भाग होता है। इसको याद करते हैं CMT 211। अब CMT क्या है? चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड। ठीक, इनके काम भी दिए हुए। टैनिक एसिड जो है वो एल्कलॉइड्स को, मेटल को, ग्लाइकोसाइड्स को एब्जॉर्ब करता है। चारकोल एल्कलॉइड्स को एब्जॉर्ब करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। विष भक्षण करने पर वमन, पिपली, मधु, मधु, शर्करा, इक्षुरस, अम्बुसुमम, गुप्त। चलिए, तो अपना जो पहला चैप्टर है वो समाप्त होता है। कल पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें है बहुत डिटेल, स्थावर विष, जांगम विष, स्थावर विष के अधिष्ठान, फिर उनकी संख्या, फिर उनके एग्जाम्पल, फिर जांगम विष, फिर पढ़ेंगे अपन मॉडर्न पार्ट इसका पॉइजनिंग वाला, सिस्टमिक पॉइजन, फिर कार्डिक, स्पाइनल, सेरेब्रल और ये सारे। फिर कुछ वर्ड्स हैं जैसे मेड्रेसिस, मियोसिस, ये क्या होते हैं, तारा संकुचन, तारा विस्फारण, फिर विष और उपविष की संख्या। फिर अपन पढ़ेंगे अधिष्ठान के अनुसार स्थावर विष के प्रभाव, की मूल विष लेने का कैसे पता चले, किसी ने कोई जड़ वाले प्लांट की पॉइजनिंग है, किसी की पत्ते वाली, उनके अलग लक्षण। ठीक, फिर कंद विष पढ़ेंगे 13 प्रकार के, उनमें एक एक की अलग डिटेल दी है सुश्रुत में कि वत्सनाद लेने से क्या लक्षण आते हैं, किससे क्या आते हैं। अभी अपनी बात हुई थी, चैप्टर शुरू हुआ जब कंद विष तीक्ष्ण और उग्र होते हैं स्थावर में, और जांगम में सर्प जो होते हैं वो उग्र विष। फिर विष के गुणों का भी डिस्कशन होगा, कंपैरिजन होगा कल की क्लास। ठीक है, एंड देन दूषी विष के लक्षण पढ़ेंगे, और दूषी विष के विशेष लक्षण, आमाशय, पक्वाशय, ऐसी कंडीशन पढ़ेंगे। और कल दूषी विष से संबंधित अपना एक बहुत मेजर डिस्कशन है, जिसमें अपन बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में गर्विष, दूषी विष क्या है, उनका क्या इफेक्ट। फिर आ जाएंगे स्थावर विष के वेग और उनके लक्षण, मतलब कि सुश्रुत के अनुसार। चरक वाले ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वो क्लास डल जाएगी यूट्यूब पे, 23 नंबर का जो चिकित्सा का चैप्टर है उस। फिर उसकी वेगानुसार चिकित्सा। फिर दूषी विषारी अगध क्या है, इसके घटक कितने, उसके बारे में बात करेंगे। फिर दूषी विष की साध्यता असाध्यता। उसके बाद में जो अपना अगला चैप्टर है वो है जांगम विष वाला 3रा, और उसमें अपन बात करेंगे सर्प, वृश्चिक, इनके बारे में।
तो ये वाला पोर्शन अपना अगतंत्री क्लास वाला रहेगा। जो बच्चे ऐप पे क्लास ले रहे हैं उनकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, मॉड्यूल पढ़ेंगे पैथोलॉजी वाला, और यूट्यूब वाली जो क्लास है वो एंड हो जाएगी। और यहाँ पर ग्रुप में इसके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में घंटे भर बाद में लिंक आ जाएगा गूगल ड्राइव वाला, आपके नोट्स डाउनलोड कर। ओके चलो, ऐप वाले कहीं मत जाना। पैथो वाले मॉड्यूल में पेज नंबर बोलो भाई पैथो वाला।